स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब के चैनल एकेडमिक क्लासेस एसपी सर में। आज मैं इस लेक्चर में क्लास 12 के रिलेशंस एंड फंक्शंस का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं और इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशंस के बारे में और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए वो तीन रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या क्या होते हैं, इम्पटी रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यानी कि ओवरऑल हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। कुछ एग्जांपल्स को भी हमने देखा था और मैंने एक एग्जांपल को आपको एक क्वेश्चन के रूप में दिया भी था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम देखते हैं सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है डेफिनेशन उसका, आप इसे नोट कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम इसको समझते हैं होता क्या है। देखिए कोई भी अगर आपको रिलेशन दिया है, अगर वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो किसी सेट पे डिफाइंड हुआ होगा। मान लीजिए कि आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन को मान लिया R से, जनरली रिलेशन के लिए हम लोग R मानते हैं। अगर वो रिलेशन किसी सेट पर डिफाइंड है, मान लीजिए कोई सेट है X। देखिए बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स में मान ही कर होती हैं। मैंने रिलेशन को R से माना, सेट को X से माना, और भी आगे जो मानना होगा वैसे ही मानते जाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है जिसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया और वो रिलेशन, वो संबंध उस सेट X पर डिफाइंड है। अब सेट X क्या है और रिलेशन R क्या है, इस दोनों के बारे में देखना है आगे कि कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, कोई रिलेशन होगा और कोई सेट होगा। अगर वो रिलेशन R उस सेट X पे डिफाइंड है, जैसे कि मैंने लिखा है कि लेट एन आर्बिट्ररी इक्विवेलेंस रिलेशन, मन चाहे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक आप इक्विवेलेंस रिलेशन को ले लीजिए जो कि R है और वो डिफाइंड है आर्बिट्ररी सेट, यानी कि हमारी इच्छा अनुसार जो सेट मैंने लिया उस X पे डिफाइंड, यानी कि R X पे डिफाइंड है। ठीक है, और R X पे ऐसे डिफाइंड है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस है। यानी इक्विवेलेंस कहने का मतलब ये है कि R रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव कहने का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट X में आते होंगे उन सब का रिलेशन खुद के साथ होता होगा। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि यदि कोई दो एलिमेंट A और B है X में, अगर A का रिलेशन B के साथ है तो B का रिलेशन भी A के साथ होता होगा। ठीक है, यानी कि A अगर B के साथ सिमेट्रिक है तो A का रिलेशन B के साथ होगा और B का रिलेशन A के साथ भी होगा। तीसरा ट्रांजिटिव में अगर कोई तीन एलिमेंट आपने लिया है X का, A B के साथ रिलेटेड है, B C के साथ रिलेटेड है, तो A C के साथ भी रिलेटेड होगा, तभी जाके हम कहते हैं कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि अगर मैंने एक रिलेशन R दिया है जो कि सेट X पे डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, क्या क्या कह रहा है आगे देखिए। R डिवाइड्स X इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स, यानी कि वो जो रिलेशन R है उस सेट X को पारस्परिक रूप से डिसजॉइंट सबसेट में बांट दे रहा है, यानी कि R इस सेट X को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट, म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब समझिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ सेट A दिया हूं और मैंने इसमें लिख दिया 0 1 2 3 4 5, मैंने ऐसे लिख दिया, तो आपको दिख रहा है कि दिस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स। ये एक ऐसा सेट है जो कि शुरू से 6 होल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें देखिए आप इस सेट A को, मान लीजिए आपने इस सेट A को X माना है, ठीक है, जैसे यहां मैंने X माना है। अब इस सेट X के एलिमेंट को आप अगर किस रिलेशन इस पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए R रिलेशन इस पे डिफाइन हो गया, ठीक है, और R रिलेशन कुछ ऐसा मान लीजिए कि A माइनस B इज डिविजिबल बाई 2। आप जब इसका रिलेशन बनाएंगे A का B पेयर लेकर, तो आपको क्या मिलेगा? 0 2 मिलेगा, 0 4 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 5 मिलेगा, मिल रहा है ना। यानी कि आपको ये दिख रहा है कि 0 2 का मिलना, 0 4 का मिलना, 1 3 का मिलना, 3 5 का मिलना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इवन नंबर से रिलेटेड है, ऑड नंबर से रिलेटेड है। यानी कि आपको इसका दो सबसेट मिल गया यहाँ पे, एक मिल गया 0 2 4, सबसेट तो बहुत सारे मिलेंगे लेकिन हमारे कंडीशन में कौन सा है उसको हम ध्यान देंगे, और दूसरा मिल गया 1 3 और 5। अब देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो खुद के साथ सभी जुड़े हुए हैं, यानी कि 0 2 4 जो है इस रिलेशन के अंतर्गत अपने आप में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। 0 2 से है, 0 4 से है, 2 4 से है, 2 0 से है, ऐसे हो सकता है।
और इसके भी जो एलिमेंट है वो खुद ही के साथ जुड़े हुए हैं, ना कि कोई एलिमेंट इसका इसके साथ जुड़ा है और ना ही कोई एलिमेंट इसका इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी को हम कहते हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट, यानी किसी सेट के वो सभी सबसेट उप समुच्चय, किसी समुच्चय का वो सभी उप समुच्चय जिसके सभी सबसेट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्शन कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट एम्प्टी सेट होना चाहिए। यानी अगर आप इस दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा एम्प्टी सेट। यानी कि टू सेट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5, या ये हम कह सकते हैं इफ देयर इज नो एनी कॉमन एलिमेंट इन बोथ द सेट्स, यानी कि उस दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो यानी कि अगर कोई सेट X है उस पर रिलेशन R डिफाइंड हुआ है जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, और वो R जो है इस X को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में बांटता है। जैसे हमने AI लिखा है, I का जो पोजीशन है ध्यान दीजिएगा, इसको जानकारी के रूप में सबको रखना चाहिए कि 4 पोजीशन को हम दे सकते हैं। जैसे कि हम मेन लाइन में ये मानते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए हम लिखते हैं कॉपी पर, तो ऐसे लाइंस होती हैं। तो जैसे मेन लाइन में मैंने ये लिख दिया A, ये सेंटर में मेन लाइन में है, ठीक है। अब इसके साथ 4 पोजीशन हो सकते हैं, मान लीजिए मैंने A लिखा, B लिखा, C लिखा और D लिखा, ये चारों इसके पोजीशन, ठीक। आप इन सभी का नाम देंगे। देखिए इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन को, इस पोजीशन, सबका अपना अपना एक नाम है। ये पावर वाला पोजीशन है, सभी लोग जानते हैं, A का पावर इतना, B का पावर इतना, ऐसे हम लोग लिखते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो नाम होता है ये होता है सफिक्स, सफिक्स क्योंकि बाद में आ रहा है, और सब स्क्रिप्ट क्योंकि नीचे आ रहा है, इसका नाम होता है सफिक्स सुपर स्क्रिप्ट, इसका नाम होता है प्रीफिक्स क्योंकि पहले आ रहा है, और नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट, और इसका नाम होता है प्रीफिक्स सुपर स्क्रिप्ट। ये चारों नाम है, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम आई देने का मतलब ये, देखिए यहाँ पे आपके 2 सेट ऐसे मिले हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे 2 से अधिक सेट मिल जाए। तो R जो है इस X को डिवाइड कर रहा है म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में, यानी कि जो X है उसको आप ऐसा सबसेट बनाइए जिसका सबसेट बनाने के बाद किसी भी 2 का इंटरसेक्शन 5 हो, यानी किसी भी 2 में कॉमन एलिमेंट न मिले। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ऐसा होता है तो इसको हम पार्टीशन या सब डिविजन्स कहते हैं X का, यानी कि अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो इस कंडीशन को हम पार्टीशन या सब डिविजन्स कहते हैं। और ये किसका पार्टीशन, किसका बंटवारा हो रहा है, किसका विभाजन हो रहा है, ये X का हो रहा है, तो उसी का हम पार्टीशन या सब डिविजन्स कहते हैं। यानी कि लेट an equivalence relation R is defined on an arbitrary set X, ठीक है। यानी कि आपने एक इक्विवेलेंस रिलेशन R को मान लिया जो कि डिफाइंड हुआ है एक आर्बिट्ररी सेट X पर, ठीक है। R डिवाइड्स X इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स से AI, R जो है उस X को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट में बांट रहा है, यानी कि ऐसे सबसेट्स में बांट रहा है जिसका इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है, जिसको हम लोग पार्टीशंस कहते हैं या सब डिविजन्स कहते हैं। लेकिन पार्टीशंस या सब डिविजन्स होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 0 1 2 3 4 5 है, मैंने एक लिख दिया 0 1 2, दूसरा लिख दिया 3 4 5, तो ये पार्टीशन तो हो गया, लेकिन ये पार्टीशन आगे चल के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि इसको हम पार्टीशन कहेंगे ही नहीं। यानी कि आपने इसको विभाजन तो कर दिया, अलग अलग कर दिया, लेकिन ये पार्टीशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है मैथमेटिक्स के टर्म्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में पार्टीशंस होने के लिए ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तीनों प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए किसी भी सेट का जो सबसेट्स बने हैं उन सबसेट्स को हम उस सेट का पार्टीशन तब कहेंगे जब ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो तब। पहला क्या है कि जो भी सबसेट है उस सबसेट का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 0 2 4 लिया है एक सबसेट में 1 3 5 लिया है तो 0 2 4 ही के साथ किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, 1 3 5 ही के साथ किसी ना किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ये नहीं 0 2 4 1 3 5 के किसी के साथ जुड़ जाए, 1 3 5 किसी 0 2 4 के साथ जुड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है
कि किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी एलिमेंट किसी एक सबसेट का दूसरे सबसेट के एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं होना चाहिए। यानी कि 0 to 4 1 3 5 दोनों अलग अलग सबसेट हैं। 0 to 4 का कोई भी एलिमेंट 1 3 5 के साथ ना जुड़े और 1 3 5 का कोई एलिमेंट 0 to 4 के साथ ना जुड़े। दूसरी प्रॉपर्टी हुई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि यदि हम जितने भी सबसेट्स बनाए हैं उस x का या जो सेट दिया है उसका, यहाँ पे x है, यहाँ पे मैंने दो सबसेट माना है 0 to 4 1 3 5, जितने भी सबसेट बने हैं उन सभी का यूनियन कर देने पर, यानी कि सभी को एक जगह कलेक्शन कर देने पे, कलेक्ट कर देने पर हमको वो ओरिजिनल सेट x मिलना चाहिए। यानी 0 to 4 है 1 3 5 इस दोनों कलेक्शन कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 0 2 ही सिर्फ ले लेता है, तो 0 2 ही सिर्फ लेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि a - b जो कि डिविजिबल होगा 2 से। समझ में आ रहा है? तो 0 2 लेंगे तो होगा ही। अब लेकिन आप दूसरी प्रॉपर्टी आगे चलते हो तीसरे में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 नहीं है और 4 नहीं होने की वजह से इस दोनों का यूनियन करेंगे 0 2 और 1 3 5 का, तो आपको इसमें 4 नहीं मिलेगा, यानी कि x का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि यूनियन कर देने पे सभी सबसेट्स का सेट x यानी कि ओरिजिनल सेट जिसका सबसेट है उसका फॉर्मेशन होना चाहिए, और इसी को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। यानी कि कभी भी अगर सभी सबसेट्स का यूनियन कर देने पर ओरिजिनल सेट x जो भी दिया है अगर वो बन जाता है तो इसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव सेट्स का सबसेट्स कहते हैं। ठीक है, इवेंट के केस में इवेंट कहते हैं, सेट के केस में सेट कहते हैं। और इसी में तीसरे में एक और प्रॉपर्टी, और वो जो आप पहले पढ़ चुके हैं डिसजॉइंट होने की, यानी कि यदि किसी भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन फाई के बराबर नहीं है तो वो पार्टीशन नहीं होगा। यानी कि किसी भी दो सबसेट का इंटरसेक्शन कर देने पर फाई यानी कि नल सेट, वाइट सेट या एम्प्टी सेट उसे ही कहते हैं, आ जाना चाहिए, तभी पार्टीशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। यानी एक बार और क्विक रिवीजन के रूप में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या बताया। अगर कोई एक सेट x है, उस सेट x पे कोई रिलेशन r डिफाइंड हुआ है, लेकिन अगर r रिलेशन ऐसे डिफाइंड हुआ है जो कि x को डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में, जैसे ai मैंने नाम दिया, ai की जगह मैंने कुछ भी दे सकता हूं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकते हैं यार। ठीक है, i at the position of suffix subscript and other positions you can write down from here and note down in your mind। उसके बाद इस पार्टीशंस को इस सबसेट्स को हम पार्टीशंस या सब डिविजन्स कहते हैं उस x का, यदि ये सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे तब। पहली प्रॉपर्टी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सबसेट ai is related to itself and not with the any other subset। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि no any element of set ai is related to the set subset aj where i is not equal to j। यानी कोई भी एलिमेंट ai का aj के साथ ना जुड़ा हो, aj का मतलब i के लिए 1 j के लिए 2 ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग को दूसरे से भी हो सकती है, लेकिन i j के बराबर नहीं होगा। i j के बराबर होगा तो एलिमेंट जुड़ जाएगा, a1 0 to 4 को ले, 0 to 4 को ले लीजिए, जुड़ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, union of all the subsets of a set x which makes the partition should be equal to set x and it is called the exhaustive sets। And the last property is that the intersection of any two subsets of set x should be phi, that is the null set, void set or empty set। And these three properties makes these subsets partitions or subdivisions of x। यही तीनों प्रॉपर्टी जो है इस सबसेट्स को, इस x का पार्टीशन से सब डिविजन्स बनाती है। तो ये हुआ पार्टीशंस के बारे में पॉइंट। अब आइए हम देखते हैं पार्टीशंस के बारे में, सब डिविजन जिसे कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी सबसेट जो आपका यहाँ दिया गया है, जैसे 0 2 4 है, 1 3 5 है, इन्हीं को इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है। यानी कि द सबसेट ai of set x which makes the partition or subdivisions of x is known as equivalence class। यानी कोई भी सबसेट जो पार्टीशन को बना रहा है किसी सेट x का, उसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। अब एक पॉइंट और इसमें आता है कि आगे चल के आप देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 1 a b c जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग दिया था, यानी कंटेंट की बात करता है आगे। तो वो क्या होता है ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको 0 2 4 लिखा है, 1 3 5 लिखा है, आपको दिख रहा है कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी 0 के साथ जुड़े हुए हैं या ऐसे ही सभी अपने आप के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं,
आप इसे लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, 0, 2 और 4 के लिए इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं 0। ठीक है, इससे समझ में आ जा रहा है कि 0 के टाइप के सभी एलिमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जिनकी सभी प्रॉपर्टी सेम हो। जैसे मैंने 0 to 4 लिया है तो मैंने यहाँ पे इवन इंटीजर्स कलेक्शन लिया है लेस देन 5, ठीक है, 5 से छोटा, एंड द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, मैंने पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का केस लिया है जो कि 5 से क्या है, छोटा है, एंड इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे मैं इसको लिख दिया 0, यानी कि ये स्पष्ट कर रहा है कि 0 के बाद 2, 4 ऐसे आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंस क्लास containing 1 for 1, 3 and 5. This is the set of odd integers, positive odd integers less than 6. अब इसमें मैं लिख दूं containing 1, यानी कि ये स्पष्ट हो गया कि ये 0 वाला और इवन के लिए होगा, ये अपने आप साथ जुड़े होंगे, सभी इवन इंटीजर्स एक साथ जुड़े होंगे, सभी इवन इंटीजर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, और ये 1 वाला सभी ऑड इंटीजर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। तो ये होता है इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0 and 1। मतलब ये है कि एक ऐसा क्लास है जिसमें इसी टाइप के एलिमेंट है, ये एक ऐसा क्लास जिसमें इसी टाइप के एलिमेंट है, 1 आने का मतलब कि ऑड आएगा, 0 आने का मतलब कि इवन आएगा। अब इस बात को अगर आप पूरा एक्सपेंड करते हैं सभी इंटीजर्स के लिए, z के लिए, तो आप इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे 2r, और इसको लिख देंगे आप 2r plus 1, 2r plus 1, और कभी भी 2r और 2r plus 1 बराबर नहीं होगा। यानी कि 2r लिखने का मतलब है कि r जो है कोई z का एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट लिखिए z का वो इसका एलिमेंट हो जाएगा, 1 लिखिए 2 हो जाएगा, 0 लिखिए 0 हो जाएगा, 2 लिखिए 4 हो जाएगा, ऐसे होता जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट r यानी z का लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं r की जगह पर, तो ये 1 की प्रॉपर्टी यानी सभी ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड o, और इसको मान लीजिए आप e, सॉरी ये हो गया e इवन के लिए, और ये हो गया o ऑड के लिए। समझ में आया? तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स एंड दिस इज द सेट ऑफ ऑल द ऑड इंटीजर्स, बट नो एलिमेंट ऑफ इवन इंटीजर्स इज रिलेटेड विद द ऑड इंटीजर्स एंड नो एलिमेंट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज रिलेटेड विद द इवन इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद every element of even integers is related to itself and every element of odd integers is related to itself. Union of even integers and odd integers gives the integers, and the intersection of even integers and odd integers is an empty set. यानी कि ये पार्टीशन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। ये नहीं है कि आप दो ही सबसेट का पार्टीशनशिप बनाते हैं, पार्टीशंस दो या दो से अधिक सबसेट्स का बन सकता है, और किसी एक सेट पे कई सारे पार्टीशंस भी अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको दो से अधिक का पार्टीशन बनाना है, तो आप एक रिलेशन R ले लीजिए जो कि इवन z पे डिफाइंड है, और आप अलग अलग पार्टीशन को माने। जैसे A1 मान लिया आपने, I की जगह 1 पुट करके, A1 एक ऐसा पार्टीशन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके जो एलिमेंट हैं वो 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल यानी कि इसमें सभी 3 के मल्टीपल्स आएंगे, जैसे 0, ऐसे नेगेटिव में -3, -6 ऐसे आते जाएंगे। उसके बाद दूसरा मान लीजिए A2 कि इसमें x - 1 जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, इसमें कुछ और आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, ऐसे आएंगे, नेगेटिव में जा सकते हैं, और ऐसे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, A3 मान लेंगे आप कि x - 2 मल्टीपल होगा 3 का, ऐसे आप मानते जाएंगे, और अलग अलग पार्टीशंस आपको इसके मिल जाएंगे। तो ये जो सबसेट्स हुए ये भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। A1 के लिए प्रॉपर्टी है क्योंकि उसमें x मल्टीपल है 3 का, A2 के लिए प्रॉपर्टी उसमें x - 1 मल्टीपल है 3 का, A3 के लिए प्रॉपर्टी उसमें x - 2 मल्टीपल है 3 का। ऐसे आप अलग अलग पार्टीशंस इसमें बन सकते हैं। यानी कि एक बात माइंड में नोट करिए कि पार्टीशन दो या दो से अधिक सबसेट्स के लिए होता है। इसके बाद पार्टीशन को डिफाइन करते समय 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। इक्विवेलेंस क्लास का जो पार्टीशन आप बनाया है जिस सबसेट से, वो सबसेट से इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है। अब वो कंटेन करता है जिस तरह के एलिमेंट के, वो उसी को कंटेन करके लिखा जाता है। जैसे कि अगर ऑड को कंटेन करता है तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ऑड, यानी कि 1 के लिए 1 हो गया, ठीक है, पहले एलिमेंट के लिए। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग इवन इंटीजर्स के लिए यहाँ 0 में लेते हैं, इसको मैंने 2r लिख दिया, इसको मैंने 2r plus
1 लिख दिया। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब आइए मैं एग्जांपल दिया जिससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि हमें इसमें क्या क्या और अच्छे से अध्ययन करना है। देखिए, ये लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ऑफ अल्फाबेट्स, या ए मैंने ऐसे मान लिया, मैंने एक रिलेशन माना है जो रिलेशन आर अल्फाबेट्स पे डिफाइंड है सेट पर। अब सेट ऑफ अल्फाबेट्स आप जैसे एबीसीडी सभी हो गए जेड तक, या आप उसमें एक एग्जांपल ग्रुप में मिलेगी इसको डिफाइन कर सकते हैं आगे ए बी ई सी, मैंने 4 एलिमेंट ले लिया। अब ये अल्फाबेट पे डिपेंड है और ये कैसे डिफाइंड है आर, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर कॉन्सोनेंट्स आर वोवेल्स। इसमें ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं इसका ऑर्डर पेयर एक्स वाई पर कि दोनों, ए बी मत लिखिए एक्स वाई लिखिए यहां पर क्योंकि यहां एक्स वाई दिया है, बोथ एक्स एंड वाई आर आइदर कॉन्सोनेंट्स आर वोवेल्स। दोनों एक्स और वाई जो है वो या तो कॉन्सोनेंट्स है या क्या है, वोवेल्स हैं। तो देखिए, अगर आप x को कॉन्सोनेंट लेंगे तो y भी कॉन्सोनेंट होना पड़ेगा, x को वोवेल लेंगे तो y भी वोवेल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि x कॉन्सोनेंट और y वोवेल, क्योंकि ऐसे प्रॉपर्टी ही नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि all the vowels are related to each other and all the consonants are related to each other. No any vowels are related to any consonant and no any consonants is related to any vowel. समझ में आ रहा है? Means all the consonants are related to each other and all the vowels are related to each other. No any elements of consonants are related to vowels and vice versa. ठीक है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है a कॉमा b such that 3 divides a minus b and where and b is element of z on the set of integer। यहाँ 3 जो है a minus b को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3a minus b को डिवाइड कर रहा है, तो आप इसके एलिमेंट को लीजिए, पार्टीशन बनाइए, ये भी उसका बन जाएगा इक्विवेलेंस क्लास के अंतर्गत, ये भी आएंगे। समझ में आ रहा है? अब इस पे एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपने ए बी ई सी पर बनाया, तो ए बी ई सी पर इसमें बनाएंगे तो आपका जो कॉन्सोनेंट का सेट होगा वो होगा ए और बी। कॉन्सोनेंट का जो सेट होगा वो होगा ए और बी, वोवेल का जो सेट होगा वो होगा ई और सी। आपको दिख रहा है कि सॉरी, कॉन्सोनेंट का जो सेट होगा वो होगा ए और बी और सी, वोवेल का जो सेट होगा वो होगा ई। ये कॉन्सोनेंट्स के लिए और ये वोवेल के लिए, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों को यूनियन कर देंगे ए बन जाएगा, और साथ ही साथ इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ नहीं जुड़ा है, इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, और दोनों यूनियन करने पर यानी कि दोनों एग्जस्टिव इवेंट्स सबसेट्स का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि दोनों को यूनियन करने पर ए आएगा, दोनों में कोई इंटरसेक्शन यानी कि नल सेट 5 है, तो ये पार्टीशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसको हम पार्टीशन कहेंगे और इसको हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। इसको लिख सकते हैं ए और इसको लिख सकते हैं ई। समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ए, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग ई, ऐसे हमें 3 डिवाइड्स कर रहा है a माइनस b को। लेकिन एक बात और नोट करिए कि कभी भी इसको डिफाइन करते समय रिलेशन r जो होना चाहिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो आइए चेक करिए क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फॉर द रिफ्लेक्सिव रिलेशन वी नो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a आर रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो मान लीजिए कि x की जगह पे आपने a ले लिया, तो वोवेल होना चाहिए, तो a से जुड़ा हुआ है, सही बात है, दोनों वोवेल है। b के साथ जुड़ा हुआ है, ई के साथ, क्योंकि दोनों वोवेल का पोजीशन है, दोनों कॉन्सोनेंट का पोजीशन, कोई भी कॉन्सोनेंट दोनों आ जाए या कोई भी दोनों वोवेल आ जाए, सी हो जाए, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड सो डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दैट इट इज रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य। अब आगे देखिए सिमेट्री के लिए कि यदि x y के साथ जुड़ा हुआ है तो y x के साथ भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर a यहां लिखा तो यहां पर भी कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने यहाँ a लिखा तो यहाँ भी a लिखिए या b लिखिए, तो अलग अलग ले लीजिए आप, क्योंकि सेम के लिए हमें सिमेट्रिक होता है। a लिखा तो यहाँ पे b हो जाएगा, तो a इज सिमेट्रिक टू a रिलेटेड टू b, और इसका उल्टा करेंगे तो b इज रिलेटेड टू a, तो क्या गलत बात हो जाएगा? नहीं, यानी कि a अगर b के साथ रिलेटेड है तो b भी a के साथ रिलेटेड होगा। तीसरा, ऐसे ही e को लेंगे तो e के साथ है, b c को लेंगे तो c भी हो जाएगा, a c को लेंगे तो c a हो जाएगा, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट यानी कि सममित है। अगला ट्रांजिटिव, ठीक है, संक्रामक, यानी कि इसमें क्या होगा कि 3 एलिमेंट को लेंगे, जैसे मान लीजिए कि a b के साथ जुड़ा हुआ है और b c के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, a इज रिलेटेड टू b क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट है, b इज रिलेटेड टू c क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट्स है, तो a c के साथ भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो क्या a और c कॉन्सोनेंट नहीं है? यानी कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कहने का मतलब है किसी भी रिलेशन को हम लोग पार्टीशन बनाना है, इक्विवेलेंस क्लास बनाना है, तो इक्विवेलेंस क्लास जो होता है इक्विवेलेंस रिलेशन से ही लिया गया है। तुल्यता वर्ग कहते हैं इसे शाब्दिक अर्थ में, तुल्यता वर्ग, क्योंकि इसी से लिया गया और इसके वो पार्टीशन के सबसेट को ही हम इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। अब वो किस तरह के एलिमेंट को कंटेन कर रहा है उसका आधार पर इसका नाम दे दिया जाता है। अब देखिए ये a और ये कभी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होगा,
यहाँ ई और ओ ये कभी एक दूसरे के साथ बराबर नहीं होगा। तो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंस क्लास एंड इट्स पार्टीशंस आर द सब डिविजन। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज पर। और इस लेक्चर में मैंने बोला था कि हम और भी बहुत सारे बेहतरीन उदाहरणों को लेकर आएंगे। तो आइए हम एक आपको एग्जांपल देते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकी सारे एग्जांपल्स को हम लोग एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ते जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं सेट ले रहा हूं 1, एक सेट है, ठीक है, सिंगलटन सेट है, बिकॉज इट कंटेन ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट 1, इसलिए इसका नाम सिंगलटन सेट है। अब मैं इस सेट पे एक रिलेशन बना रहा हूं, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं सेट रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक, एक रिलेशन R है such that the set of all the ordered pairs section y such that x is equal to y and x y belongs to A। ये एक रिलेशन R है सेट बिल्डर के फॉर्म में है जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है x y जो x और y बराबर और x y किसका एलिमेंट होगा A का। आप इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, तो चेंज करेंगे तो x y बराबर है, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो आपको क्या मिलेगा 1 और 1। तो आप चेक करिए क्या ये जो रिलेशन बना है इससे ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, यानी कि वी हैव टू चेक वेदर रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट। या ये हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों को चेक करना पड़ता है। अगर कोई भी उसमें से एक रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमारा आंसर वहीं पर हो सकता है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस में ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि आप चेक करिए कि वो रिलेशन R जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं और ट्रांजिटिव है कि नहीं। यानी इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ तभी काम खत्म हमारा, वहीं पे आंसर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन तीनों को पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आप तीनों को चेक करना जाने, ठीक है। तो ये देखिए ये 1 1 है, तो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए बताया था कि रिफ्लेक्सिव होना पड़ेगा, सिमेट्रिक होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव होना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हो ए का वो अपने आप साथ जुड़े हुए हो। यहाँ पे कितने एलिमेंट है आपको मालूम है कि ए का है और वो है 1 1 के साथ जुड़ा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा ये दिया गया सिमेट्रिक के लिए, अगर कोई भी दो अलग एलिमेंट आ रहा है पेयर में ए बी के जगह, यानी कि ए आ रहा है और बी आ रहा है, तो ए बी अगर है तो बी ए के बारे में हमें सोचना है। तो क्या यहाँ पे दो एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे आएगा कैसे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट अलग अलग है ही नहीं, तो हम बी ए के बारे में कैसे सोचेंगे, हमें ए बी इसमें दिया है नहीं तो हम बी ए के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। एंड आवर आंसर शुड बी सिमेट्रिक रिलेशन। हाउ, वह कैसे। नेक्स्ट अबाउट द ट्रांजिटिव, सेम कंडीशन, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, अलग अलग पेयर बन ही नहीं सकता है, एंड सो इट विल बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एंड हाउ, बिकॉज वे कैसे लिखोगे ढंग से हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। एंड सिंस R is a reflexive relation, symmetric relation and transitive relation on the set of A, and so it is an equivalence relation on the set of A। अब equivalence relation का रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे होता है। equivalence relation को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं साइन, ये है साइन equivalence relation के लिए, equivalence relation का ये साइन है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन का साइन है, ये R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हम लिख देंगे R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में, इसको नोट कर लीजिए, यही है इक्विवेलेंस रिलेशन, ऐसे लिख सकते हैं, ये सीखिए। अब मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे 2 ले लिया है, तो आप जानते हैं कि यहां भी बढ़ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2 और 2, ठीक है। फिर भी सेटिस्फाइड हो गया क्योंकि अलग अलग पेयर आएगा ही नहीं, ये दोनों बराबर है 1 1 2 2, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी दूसरा एग्जांपल हो जाएगा। अगर हम इसी को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2y ले लिया, ठीक है, तो y अगर 1 होगा तो x हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे 2 1 है, तो 1 2 भी नहीं, यानी खुद का रिलेशन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। 2 1 है तो 1 2 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और 3 एलिमेंट है ही नहीं। तो एक पॉइंट ये है कि 3 एलिमेंट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव होगा। रीजन कि हमें ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी और बी सी दिया होना चाहिए, तभी हम जाकर ए सी को खोजेंगे, जबकि यहाँ ए बी बी सी दिया ही नहीं तो हम ए सी को खोजेंगे ही नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव है
सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ठीक है। तो ये अलग एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें पहले दिया था r इक्वल टू यहाँ पे x का y सच दैट x इक्वल टू y x y बिलोंग्स टू a। ये आपका रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी। अब मैंने जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में दिया था, जो एग्जांपल मैंने जिसको बोला था बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और वो एग्जांपल क्या था कि अगर आपके पास कोई रिलेशन R है, ठीक है, और वो रिलेशन R डिफाइंड है दो अलग अलग सेट पर, यानी दोनों के लिए हमें चेक करना है। पहला एम्प्टी सेट पे डिफाइंड है, एम्प्टी सेट पे, और दूसरा किसी सेट ए पे नॉन एम्प्टी सेट का ही है। तो ये रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए अगर आप इसको एम्प्टी सेट पर डिफाइन करते हैं, ठीक है, और इसका अगर कोई रिलेशन यहाँ पे आपको बनता है, बनने दीजिए जो ही बनता है, ठीक है, तो इसमें कोई एलिमेंट है आपका, तो आपका आंसर आ गया नो, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो जब इसमें एलिमेंट नहीं है तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो भी कैसा होगा, फाई ही होगा, यानी कि ये भी एक फाई ही होगा। समझ में, ये भी क्या होगा, एक फाई ही होगा। और ये R जो है ये फाई ही है दोनों के लिए, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, दोनों के लिए फाई ही है। लेकिन इसके लिए इसका नेचर कुछ और है और इसके लिए इसका नेचर कुछ और है। यानी कि हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास कोई एम्प्टी रिलेशन दिया है तो वो एम्प्टी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है कि नहीं, पहले आप चेक करिए एम्प्टी सेट पर और दूसरा चेक करिए नॉन एम्प्टी सेट पे। तो मैंने एम्प्टी सेट पे जब चेक किया तो हमको रिलेशन ये पहले फाई मिला है, फाई है भी है। तो ये एम्प्टी रिलेशन एम्प्टी सेट पर इक्विवेलेंस है कि नहीं उसके लिए आप ध्यान दीजिए। आप पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए सभी एलिमेंट्स का खुद में अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए। ये बताइए कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम रिलेशन किसके साथ खोजेंगे, यानी कि हम ये मानेंगे जो एलिमेंट इसमें आया होता है उस, यानी कि हम ये मानेंगे कि जो भी है उसका अपने आपके साथ रिलेशन है, इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो हम इसका कोई अलग रिलेशन ही नहीं खोजेंगे। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं तो हम किसके बारे में खोजेंगे, हम खोजेंगे ही नहीं। सिमेट्री के लिए वही बात, कोई एलिमेंट नहीं है खोजेंगे ही नहीं, और ट्रांजिटिव के लिए भी वही बात, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। दूसरा केस आता है आपका नॉन एम्प्टी सेट का। नॉन एम्प्टी सेट के लिए जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सेट ले लिया 1 2 3 ऐसे ले लिया, ठीक है, तो ये तो एम्प्टी रिलेशन है, लेकिन ये एम्प्टी है नहीं। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये बताती है कि सभी एलिमेंट्स के लिए अपने आप के साथ रिलेशन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे 1 2 3 है, क्या यहाँ पे कोई रिलेशन है, यहाँ कोई एलिमेंट ही नहीं, एम्प्टी रिलेशन है। तो ये 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं और 3 3 भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक है क्योंकि एम्प्टी है, एम्प्टी होने का मतलब कि ना ही इसमें 1 2 है तो 2 1 खोजेंगे, ना इसमें 1 3 है कि 3 1 खोजें, ना इसमें 2 3 है कि 3 2 खोजें। हमको दिया ही नहीं तो हम खोजेंगे क्या, क्वेश्चन नहीं दिया है पूरा। और ये ट्रांजिटिव भी है, यानी कि ये वैकेंसली हो गया CUOUSLY, खोखले ढंग से, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी कि आप नोट करिए एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पर, एम्प्टी रिलेशन R is an equivalence relation on phi यानी एम्प्टी सेट पर, but it is not an equivalence relation on नॉन एम्प्टी सेट। और ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कहने का मतलब है कि एम्प्टी रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है एम्प्टी सेट पर, यानी कि वाइड यानी कि नल सेट पर, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है नॉन एम्प्टी सेट पर। और किसकी वजह से, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी के वजह से। यानी कि ये सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। और ये तो तीनों है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव।
तो ये हुआ कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए हम एग्जाम हैं इस एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। वही क्वेश्चन है कि हमको चेक करना है कि कौन सा रिलेशन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा नहीं, यानी कि बारी बारी से हमें सभी रिलेशंस के बारे में चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रिलेशन R is the set of R the ordered pairs x y such that 3x minus y is equal to 0, और आपको ऊपर एक सेट दे चुका है A, यानी कि और ये A जो है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 15। क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का पहला पार्ट है। एक्सरसाइज हो गया आपका 1.1 और इस पे रिलेशन आपका अलग डिफाइंड है, आर दिया है, ये गिवन हो गया आपका। एक्स वाई दिया है सच दैट 3x minus y is equal to 0, 3x minus y is equal to 0। देखिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन में कंट्राडिक्ट यानी काउंटर एग्जांपल देने का प्रयास करिए। काउंटर एग्जांपल क्या होता है कि हम ऐसा उदाहरण दे दें जो इस बात का विरोध कर दे, अपोज कर दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपोज कर देगा तो हमारा आंसर जल्दी मिल जाएगा। ये हो गया। आप इसको ये रिलेशन जो आर दिया है इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। आर कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू, देखिए एक्स वाई एच मॉडल पे 3x माइनस y इक्वल टू 0, यानी कि एक्स वाई को ऐसा चूज करिए कि ये 0 हो जाना चाहिए। अगर आप 1 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, तो y की जगह भी क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो आपका हो गया 3, 3, ठीक है। दूसरा, अगर आप यहां पर कुछ और लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 लिया तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा? 6, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहां पे 3 लेते हैं तो यहां पे लेना पड़ेगा 9, और भी कुछ है, 3 3 9 -9 0, ठीक है। 4 लेंगे तो 3 4 12, यहां हो जाएगा 4, 12। 5 लेंगे तो 3 5 15 -15, अब नहीं होंगे, यानी यही हो गया आपका इसका रिलेशन। अब फॉर रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, सिमेट्रिक होना जरूरी है और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। फॉर सिमेट्रिक और फॉर, ठीक है, ये तीनों को नोट करिए। देखिए सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबका अपने आप के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ किसी के साथ नहीं है। Since A, A is not an element of R, for all A belongs to A, so it is not a reflexive relation। आपको एक चीज हम बताएं कि मैक्सिमम इसका जो सॉल्यूशन होता है वो उसके डेफिनेशन से ही होता है। आप डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने का प्रयास करिए, नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव या जो भी रिलेशन है नहीं होगा, और हो रहा है तो होगा, यानी कि डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई करना है। दूसरा 3 3 तो है, यहाँ पे लिख देंगे आप, सिंस 3 3 इज एन एलिमेंट ऑफ R बट 1 1 0 0 एंड सो ऑन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R। कहां तक? 14, 14। So it is not a reflexive relation। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, since 3 9 is an element of R but 9 3 is not an element of R। आपको दिख रहा है कि 3 9 R में, लेकिन 9 3 R में नहीं है। So it is not a symmetric relation, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तीसरा, ट्रांजिटिव के केस में आपका कोई अलग ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं दिख रहा है। सिंस A, B is an element of R but B, C is not an element of R, then vacuously VACUOUSLY it is a transitive relation,
ठीक, देखिए ए कामा बी आर में है, जैसे कि 2,6 का आर में होना, ठीक, लेकिन 6 के साथ किसी और का रिलेशन नहीं है। 3,9 का है, 9 किसी और साथ नहीं है। अगर आप 3 3 और 3 9 बोलते, देखिए ध्यान दीजिए, 3 3 3 9 आप सोचेंगे अगर 3 है, यहाँ भी 3 है, देखिए 3 3 लेंगे और 3 9, अगर दोनों में सेम है तो फिर आगे चल के रिजल्ट भी यही आ जाएगा, किसी एक इसमें से आ जाएगा। 3 3 लिए 3 9 लिए तो अगला 3 9 आना चाहिए, यही हो गया कि नहीं, यही हो गया। यानी कि कोई भी सेम के लिए आप चेक मत करिए। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि 6 कामा किसी और के साथ रिलेशन ही इसमें नहीं है, इसलिए vacuously it is a transitive relation. It means that the given relation R, that is a set of all the ordered pairs of x and y such that 3x minus y is equal to 0, where x y belongs to A, that is the set of whole numbers less than 15, is not a reflexive relation, not a symmetric relation, but it is a transitive relation. समझ में आया? ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, लेकिन ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, आप उस क्वेश्चंस को ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए, हियर यू हैव द सेट ए व्हिच इज द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स and relation R is a set of all the ordered pairs of x y such that y is divisible by x, y is divisible by x, y जो है x का डिविजिबल है। तो 1 2 3 4 5 6 दिया है, y x का डिविजिबल है, तो आप पहले इसे रोस्टर फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा वो। अगर नहीं बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म बनाने के बाद आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नहीं बनाने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। वन 2 3 4 5 6 आर दिया है आपका एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, और एक्स वाई किसका एलिमेंट है, एक है। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हम जानते हैं कि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए हम क्या चेक करेंगे, सिंस x is divisible by, because every number is divisible by itself, प्रत्येक नंबर अपने आप से विभाजित होता है, divisible by x, so x comma x belongs to R, it implies that R is a reflexive relation, R एक reflexive relation होगा। दूसरा सिमेट्रिक के लिए since x is divisible by, since y is divisible by x, y जो है x के द्वारा डिविजिबल है, यानी इट इंप्लाइज, इसका मतलब है कि y कामा x बिलोंग्स टू, x कामा y बिलोंग्स टू r। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या चेक करना है कि y कामा x r में होना चाहिए। ये बताइए कि y कामा x को r में होने के लिए ये हमारा पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको चेंज कर रहा हूं, यानी कि हमको चेक करना है कि y कामा x r में है कि नहीं, है कि नहीं, यही हमें चेक करना है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बिलोंग्स टू आ रहा है कि नॉट बिलोंग्स टू आ रहा है। तो यहाँ पे x होना चाहिए और यहाँ पे है, तो इसको उल्टा करके पढ़ेंगे आप तो मिलेगा आपको x is divisible by y। ये बताइए कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या 2 इज डिविजिबल बाय 4, ये भी सही है, नहीं, y कामा x बट y कामा x नॉट बिलोंग्स टू r, क्योंकि जरूरी नहीं है कि x भी y से डिविजिबल हो, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू दैट x इज डिविजिबल बाय, इट इज नेवर ट्रू दैट x इज डिविजिबल बाय y। समझ में आया? क्योंकि if 6 is divisible by 2 then 2 is not divisible by 6। थर्ड केस, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा,
लेट कर लीजिए 3 नंबर, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, जेड इज डिविजिबल बाई वाई। अब एक बात सोचिए, एक्स वाई जो है वो एक्स के द्वारा डिविजिबल है, जेड जो है वाई के द्वारा डिविजिबल है, तो आप मान लीजिए कि सिंस 2 इज डिविजिबल बाई 1 सही है। इसके अलावा आप ले लीजिए 4 इज डिविजिबल बाई 2, ये भी इसमें सही है, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि 4 इज डिविजिबल बाई 1 आर नॉट, ये भी सही होगा। 4 इज डिविजिबल बाई 1 बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 इज डिविजिबल बाई 1 ये बिलोंग कर रहा है आर में, 4 इज डिविजिबल बाई 2 ये बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें 1 4 को चेक करना है, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाई 1 ये भी बिलोंग करेगा आर में। इसके अलावा भी देखिए क्या कुछ बन रहा है, क्या कंडीशन, ठीक है, इट इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ, ठीक है। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं। अब हम एक दो और क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को स्वयं से सॉल्व करते रहिए और धीरे धीरे हमसे पूछते रहिए हमारे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके 8782969887 पर। आइए क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में भी दिए अगर हमें कोई रिलेशन दिया गया आर जिसमें प्रॉपर्टी है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर और ये डिफाइंड रियल नंबर के सेट पे, ये रिलेशन के लिए आ रहा है और ये रियल नंबर के सेट के लिए आ रहा है। हमको इसमें शो करना है कि r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आइए इनकी प्रॉपर्टी को बारी बारी से हम देखते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सभी का अपने आप साथ रिलेशन होना चाहिए। सिंस 2 is an element of R, R मतलब कि रियल नंबर के लिए है, but 1/2 is not equal to or less than 1/2 square. It implies that 1/2 is not equal to or less than 1/4. So A comma A does not belongs to R for all A belongs to R. Hence, R is not a reflexive relation. ठीक है, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल 1/3 1/9 आ जाएगा, 1/4 1/16 आ जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप दे सकते हैं। समझ में आया? देखिए कुछ के लिए होगा 1 1 पॉजिटिव के लिए भी होगा, बहुत सारे नंबर्स के लिए होगा, लेकिन निगेटिव के लिए बहुत सारे, फ्रैक्शन में कुछ नंबर्स को आप ले लेते हैं तो उसके सेटिस्फाई नहीं होगा। जैसे 1/2 को मैंने लिया जो कि रियल नंबर का एलिमेंट है, 1/2 को यहाँ सेटिस्फाई करने का प्रयास किया तो यहाँ पर 1/4 आ रहा है जो कि इसके ना ही बराबर है और ना ही इससे बड़ा है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया सभी आर के लिए, इसलिए आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। दूसरा ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? इफ a comma b belongs to R, it implies that b comma a belongs to R. यानी if a is related to b, then b is also related to a. देखिए जैसे मान लीजिए कि आप एग्जांपल ले लेते हैं 1 comma 5 belongs to R as 1 is less than or equal to 25, but 5 comma 1 does not belongs to R as 25 is not less than or equal to 1. And similarly many counter examples can be given for this. It implies that R is not a symmetric relation. क्योंकि सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए if A B belongs to R, that is A is related to B, then B should also be related with the A. तीसरा है ट्रांजिटिव। थर्ड ट्रांजिटिव, since 2 comma minus 2 belongs to R, ऐसा क्यों? as 2 is less than or equal to 4, minus 2 comma 1 belongs to R as minus 2 is less than or equal to 1, but आप 2 और 1 पे चेक करिए, but 2 is not less than or equal to 1, that is
2, 1 does not belongs to R. So it is not a transitive relation. Is not a transitive relation. यानी इसका मतलब ये है कि here it is not reflexive relation, not a symmetric relation, and not a transitive relation. Hence the given relation R on the set of real numbers with the property A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor a transitive relation. Okay. As on the set of all the triangles be an equivalence relation. Similarly, the relation of similarity on the set of all the triangles will also be an equivalence relation. And this is the question number 12 of your given exercise 1.1. Now let us see the question number 8, which is somewhat different from this question. And what is the question telling? Let us see. So that the relation R in the set of first 5 natural numbers, that is 1, 2, 3, 4 and 5, is given by relation R, which is the ordered pair of A, B, such that mod of A minus B is even, is an equivalence relation. And some other part of this question. यानी कि आपको एक सेट A दिया है, या रिलेशन R मानिए पहले, A कामा B इसमें एलिमेंट है. कैसे है कि mod of A minus B is an even. ठीक है, ऑन A पे डिफाइंड है, A जो है फर्स्ट 5 वर्स है. अब देखिए, फॉर रिलेशन टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, it must be reflexive, symmetric and transitive relation. आइए अब चेक करते हैं इनके बारे में. फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए यहां पर since A minus A is equal to 0, since A minus A is equal to 0, which is an even number, so A comma A belongs to R for all A belongs to A, and it satisfies the property of reflexivity, so it is a reflexive relation. Second, क्या लिख दीजिए आप, R is a reflexive relation. Second, for symmetric relation, symmetric लिख दीजिए. If A comma B belongs to R, it implies that A minus B is an even. ठीक है. नाउ B माइनस A, या इसी को आप लिख सकते हैं माइनस करके B माइनस A. ठीक है, मॉड पॉजिटिव बनाता है, हम इसको लिख सकते हैं B माइनस A. ठीक, is an even. It implies that B comma A also belongs to R. यानी if since here A B is element of R, that is A is related to B, it implies that B is related to A. For all A comma B belongs to R, so R is a symmetric relation. ठीक है. लास्ट देखिए यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए, लास्ट यहाँ पे पॉइंट देखिए ट्रांजिटिव के लिए. फॉर ट्रांजिटिव लेट A कामा B कामा C बिलोंग्स टू A, लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेट A कामा B बिलोंग्स टू A एंड A कामा B बिलोंग्स टू R, B कामा C बिलोंग्स टू R. नाउ A माइनस C इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं A माइनस B प्लस B माइनस C. इसको अलग कर सकते हैं A माइनस B प्लस B माइनस C. ठीक,
अब देखिए इसको लिख सकते हैं हम a माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस b माइनस सी। इसको आगे लिख सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। इसको अलग अलग कर सकते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। और एक बात आप जानते हैं यहाँ पर कि a b is an element of R, b c ordered pair is an element of R, that is a even number। क्यों? क्योंकि ये R का एलिमेंट है और R की प्रॉपर्टी ये है कि मॉड ऑफ a माइनस b इवन नंबर। उसी प्रकार से b माइनस c के लिए ये भी एक इवन नंबर है एंड यू नो दैट द सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो एन इवन नंबर। और यहाँ दो इवन नंबर का सम इवन है तो ये ओवरऑल रिजल्ट में क्या आ गया? इवन। एंड सो R is a transitive relation। ठीक है, लास्ट क्या लिख सकते हैं? Since R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalent relation on A and 2। अब देखिए इसमें एक नेक्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का कि 1 3 5 का जो सेट है यानी कि 1 3 5 और दूसरा सेट दिया है 2 4 का। ये जो दोनों है ये इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ नहीं जुड़ा होगा और इसका कोई भी एलिमेंट इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा। जैसा कि आप इसको पहले भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं, जीरो यहाँ पे नहीं, यानी इक्विवेलेंस क्लास की तरह ये बात कर रहा है। ये भी इक्विवेलेंस क्लास होगी और ये भी इक्विवेलेंस क्लास होगी। ये कंटेन करेगा 1 को, ये कंटेन करेगा 2 को। देखिए इसमें अगर कोई भी आप 2 को लेते हैं, 2 4 को लेते हैं तो इसका सब्ट्रैक्शन जो होगा वो इवन होगा। यहाँ भी लेते हैं तो इनका सभी अपने आप में किसी का 1 3 1 5 भी इवन देगा। इसका एक साथ ले लेंगे तो 1 2 1 4 3 2 3 4 5 2 5 4 किसी का भी लेंगे तो वो इवन नहीं होगा, ऑड हो जाएगा और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5 is related to itself and no element of set 1 3 5 is related to any element of 2 and vice versa। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस बुक्स के पेजेस के आधार पे हैं, कुछ क्वेश्चंस लाइंस के पैरेलल परपेंडिकुलरिटी कंडीशन के आधार पे हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्रायंगल्स के बेस पर हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, बस उनकी प्रॉपर्टी को देखते रहिए, आपका इजीली ये सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जिसमें हमें टॉपिक है और इसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि व्हाट इज द इनवर्सिबल फंक्शन, व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर सिलेबस। धन्यवाद। आप इसे सब कुछ पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। अगर मैं इन सभी क्वेश्चंस को बताता हूं तो इससे आप वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। रीजन कि आप अपने आप से प्रैक्टिस करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आप खुद से